नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना की दस्तक को दुनिया में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और खौफ अभी भी बना हुआ है। भारत में एक वक्त ऐसा भी आया था कि कोरोना के मामलों में कमी देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे साफ है कि कोरोना की मार आने वाले काफी दिनों तक प्रभावित करेगी। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढना भी एक कला है और इस कला में जो माहिर होगा वो कामयाबी के शिखर पर होगा। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा को बाकी राज्यों की तरह कोरोना से बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, लेकिन आने वाली 12 मार्च को हरियाणा के सीएम प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिस पर प्रदेशवासियों की निगाहें हैं कि इस बार का बजट कितना मनोहर होगा और उसमें क्या खास रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गठबंधन सरकार का दूसरा बजट 2021-22 12 मार्च को पेश करेंगे। इस बार भी बजट टैब के जरिए पेश किया जाएगा। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो वित्त मंत्री के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार का पहला बजट पेश किया था। बजट का आकार 1,42,343 करोड़ था, जिसमें खास फोकस शिक्षा को बेहतर करने पर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा था कि पिछला सारा साल कोरोना की भेंट चढ़ गया और इस बार के बजट में फोकस स्वास्थ्य के सेक्टर पर रहने की बात कही जा रही है। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए अगर हम सवाल करें तो क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि लगातार किसानों का आंदोलन अभी जारी है, तो इस बार के बजट में क्या किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ खास हो सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रोजगार के मसले पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें हरियाणा सरकार घिरी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और निवेश के रास्ते में 75% आरक्षण बिल क्या रुकावट पैदा करेगा या आत्मनिर्भर हरियाणा के रास्ते को और ज्यादा मजबूती से अख्तियार करने में मदद करेगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो आज बड़ा मुद्दा में हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में हरियाणा के लिए क्या कुछ हो सकता है और फोकस किस पर रहने वाला है, उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेहमानों की बात करूं तो 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। डॉक्टर आर.के. आर्य हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह मान, कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ हैं और धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ हैं। उन तीनों का परिचय। और सौम्य शरण मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा धर्मपाल धनखड़ जी, आपसे बात करना चाहूंगा। यह कहा जाता है कि बजट तो जो भी सरकारें होती हैं वो अपनी तरफ से बेहतर लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस पर काम कितना होता है। और हमने देखा कि 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट जो पिछले साल आया, उस बजट में कोरोना संकट ने अच्छी खासी सेंधमानी की थी, लेकिन क्या उस चुनौती से, 1 साल की चुनौती से निपटने वाला इस बार बजट होगा या उसके अलावा कुछ और इसमें दिखेगा और एक उदाहरण पेश करेगा कोरोना संकट में आत्मनिर्भर हरियाणा को आगे बढ़ाने का? शमशेर जी हेलो सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, पहुंच पा रही है। शमशेर, पिछला बजट तो कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस बजट में लोग अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र से कुछ खास जो है हरियाणा को नहीं मिल पाया है इस बजट में। और हरियाणा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि भाई कृषि, शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीजों पर जो है वो ध्यान देगी सरकार। ये जनता की अपेक्षाएं हैं। दूसरा, जनता की अपेक्षा ये है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के कारण। तो जनता ये भी अपेक्षा करती है कि सरकार इस पर भी कोई कदम उठाए ताकि कम से कम हरियाणा में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सके। जी। तो दूसरा, कृषि सुविधाओं के विस्तार को लेकर के इस बजट में जो है अपेक्षा है लोगों को, किसानों को खास तौर पर है कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे और
जो किसानों को सब्सिडी देने के लिए जो बजट निर्धारित किया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी करे। और जहां तक शिक्षा की बात है कि लगातार शिक्षा जो है वो महंगी होती जा रही है। निजी खुद सरकार भी जो है वो उच्च शिक्षा को महंगा कर चुकी है, खास तौर पर जैसे कि मेडिकल शिक्षा को। तो इन सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत आज प्रदेश में है, क्योंकि अगर कोई भी समाज जो है, किसी भी समाज का निर्माण जो है वो शिक्षा से ही हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर इस बार ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि एक साल हमारा जिस तरह से गुजरा उस साल को भी हमने भरना है, उसकी भरपाई करनी है। गुरजीत सिंह मान मेरे साथ, आर.के. आर्य जी, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आर.के. आर्य जी आपके पास आऊंगा। इस बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं सरकार की। उनको ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश को सौगात भी देना जरूरी है, क्योंकि एक साल विकास के लिहाज से बात करें तो देश के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ हरियाणा के लिए भी कोई खास नहीं रहा। और दूसरी तरफ 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात हो रही है। अब उसके चलते प्रदेश में निवेश की संभावनाएं कितनी बढ़ेंगी, कितनी इसमें रुकावटें आ सकती हैं, या फिर ये बेहतर कदम है, इस पर भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको हरियाणा के लिहाज से? 75% जो रिजर्वेशन की है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इक्वालिटी बहुत जरूरी है कि कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर ही नौकरी कर सकता है। तो इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जिनको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, वो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सरकार की पॉलिटिकली जो नाराजगी हुई है कहीं पर भी, या गठबंधन में जेजेपी के साथ जो आते ही दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि हम लोकल लोगों को प्रेफर करेंगे, वो इस समय लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में टेक इंडस्ट्रीज चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए, साधारण नहीं चाहिए। और हरियाणा का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत पुअर है, मुझे लगता है सभी राज्यों से ज्यादा पुअर है। इसका एजुकेशन स्टैंडर्ड आप ये सोचिए कि अगर 100 में से मार्क्स देने हैं तो इसको 13-14 मार्क्स मिल सकते हैं, और सबसे ज्यादा अगर मिल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो तमिलनाडु को मिल सकते हैं। बल्कि गुजरात भी, जो कि जो आधुनिक भारत में सबसे पीछे था, उसको भी अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। ये बात है। आत्मनिर्भर भारत में इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी अगर ये रिजर्वेशन रहेगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ऑब्जेक्ट करेगा इसमें, क्योंकि आंध्रा ने भी रिजर्वेशन लागू की थी, वो भी गिरानी पड़ी। दूसरा ये है कि हेल्थ जो सेक्टर था, पब्लिक हेल्थ, वो काफी एक्सपोज हुआ है ये कोरोना के दौरान में। वैक्सीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर्स है, MRI है, CT स्कैन है, ये इसके लिए सरकार शायद 28-29% बजट बढ़ा सकती है। और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, इसकी जो मैं एक सलाह देता हूं कि अभी इसके अंदर 4 जनरल यूनिवर्सिटीज है हरियाणा में, इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और सरकार जो है फीस देती रहे स्टूडेंट्स की, और टीचर्स की फीस, टीचर की सैलरी जो है वो प्राइवेट मैनेजमेंट देती रहे। अभी भी क्या है, हरियाणा सरकार ने काफी लैंड प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स को, एक शब्द बड़ा कड़वा होता है, लुटाई है। मनोहर लाल जी ने भी लुटाई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लुटाई है, और चौटाला जी ने भी लुटाई है। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो मजे ले रहे हैं। किसी स्कूल की फीस अगर देखेंगे साधारण से टाउन में भी 5-6 हजार से कम नहीं है, और जो गांव के स्कूल है उनमें भी 1800-1900 से कम नहीं है। तो इसीलिए आप सरकारी खर्चा क्यों किए जा रहे हो? बिल्डिंग्स आप बनाते हो, स्टूडेंट्स वहां पर है नहीं, इसलिए आप बिल्डिंग्स मत बनाइए, आप सारे स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर दीजिए, लैंड और मत दो, लैंड को सुरक्षित करो। तीसरा ये है कि जो महंगाई का मुद्दा है, अब सरकार के हाथ में वैट है ही नहीं बिल्कुल, वैल्यू एडेड टैक्स, अब वो GST में चला गया। पेट्रोलियम जो है, इंटरनेशनल प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे, कल या परसों में 1-1.5 रुपया प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि ओपेक पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो रिड्यूस कर रही है सप्लाई को, तो जरूरी बात है दाम बढ़ेंगे। अगर सरकार
स्टैंप ड्यूटी को ठीक ठाक करती है तो तब हो सकता है कि कुछ इसको बचत हो जाए, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे शिकंजा कस रही है कि आप प्रॉपर प्रॉपर्टी टैक्स लेके आओ, ये सब करो। तो अगर प्रॉपर्टी, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी सरकार से हट जाए थोड़ी देर के लिए, और पैसा बहुत है वहां पे कलेक्ट करने के लिए, जो बड़े टाउन्स है, करनाल है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पंचकुला है, अंबाला है, पानीपत है, जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स भरमार में आ सकता है, तो सरकार के पास ये है कि जो स्लम कॉलोनीज बनी है उसको ठीक ठाक किया जा सकता है, परंतु वहां पर पॉलिटिकल दाव पेच बहुत है। एक बात इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट में ओपन करप्शन थी, यहाँ पर अंडर द कारपेट करप्शन है। स्टैंप ड्यूटी में घोटाला होता है, बिजली में घोटाला होता है, ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला होता है, माइनिंग में भी घोटाला होता है। तो उसकी वजह से जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, इसीलिए रिवेन्यू कलेक्शन वीक होने की वजह से जो ग्रोथ रेट था वो 8% पर रुका हुआ है, ये ग्रोथ 12% के आसपास होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। जब तक आप आईटीआई को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अप्रेंटिसशिप नहीं चालू करेंगे, हर व्यक्ति को 6,000 रुपए आपको देने होंगे और उसको इंडस्ट्री के अंदर ही ट्रेनिंग देनी होगी और आईटीआई पे पढ़ानी होगी। परंतु आज की स्थिति में क्या है कि आईटीआई का ढांचा बहुत वीक है, इंस्ट्रक्टर्स नहीं है, आधुनिक मशीनें नहीं है। आईटीआई कंस्ट्रक्शन की गई है परंतु उसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में 1-1.5 करोड़ रुपया लगता है और अंदर का जो खर्च है वो बिल आता है लगभग 30-40 लाख रुपए का, क्योंकि टीचर्स को अगर सैलरी दोगे और स्टाफ को, तो वो सरकार ये नहीं करती, जिसके कारण जो स्किल्ड वर्कर्स है वो कम है। कौशल आचार्य जी, कौशल विकास के बजट की बात करूं, पिछले बार की 848 करोड़ कहूं तो गलत नहीं होगा, 850 करोड़ के आसपास ये जितना बजट आवंटित किया जाता है, इसको लेकर आप जैसे बात कर रहे हैं, आईटीआई की बात कर लेते हैं, वहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्टर अच्छे नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है इतना ज्यादा पैसा देना लगाना? और कृषि क्षेत्र को लेकर मैं गुरजीत जी से बात करूंगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा ये क्या है कि ये सरकार बिलीव ये करती है कि हम जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं और वो दिखने में लग जाए, परंतु अंदर जब उसको स्टडी किया जाएगा तो उसके अंदर स्टूडेंट्स में, अभी आपने देखा होगा कि गोहाना में आईटीआई के 2 स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को गोली मार के मर गए। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो उतने कंसर्न्ड नहीं है, ना उनको देख रेख के लिए कोई वहां पे अवेलेबल है, ना टीचर्स का रेख है उसके अंदर, तो जिसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कामयाब नहीं है। तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है, और जो बाहर की कंसल्टेंसी है जैसे मेघालय में है डॉन बॉस्को वगैरह, इस तरह से तमिलनाडु में है ईडीआई वगैरह, वो यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश है, करनी चाहिए। शायद ये बार बार चीफ मिनिस्टर के उससे निकल जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन को डेवलप करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ का जो लेवल है वो सामान्य रूप से है, क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं 100 रुपए का तो आपको प्राप्त होते हैं 250 रुपए, 2.5 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। परंतु जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जोर देंगे, विमेन एजुकेशन पे जोर देंगे, प्राइमरी एजुकेशन पे जोर देंगे, तब डेफिनेटली ये 2.5 जो है ये 4 भी हो सकता है जी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सरकार को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो कॉलोनी स्लम बन चुके, गुड़गांव में इतने स्लम बन गए, पंचकुला चंडीगढ़ में इतने स्लम बन गए, फरीदाबाद में इतने स्लम बन गए, पानीपत में, अंबाला में इतने स्लम बन गए, उनको भी ठीक करना होगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट में भाग नहीं ले पा रहे और फिर उसके बाद वो पेंशन के हकदार बन जाते हैं, फिर वो सरकार की सिरदर्दी बनती है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को अपने ऊपर आधारित ना करे, डिपेंडेंट ना करे, उनको स्वावलंबन दें, ताकि उनको ट्रेनिंग दे, एजुकेशन करे। इससे जो है हरियाणा की जो गति है वो समतल हो पाएगी। बिल्कुल, इस पर काम होना चाहिए। आ रहा हूं आपके पास मैं।
गुरजीत जी के पास जाऊंगा। आर के राय जी, थोड़ा सा सवाल उनसे करता हूं। गुरजीत जी, 6,500 करोड़ के आसपास पिछले साल कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए, जिसमें पशुपालन भी आ गया, किसान भी आ गया, और महिलाओं को 10% जो हमारी सब्जी मंडियां हैं उनमें उनके लिए जगह आरक्षित करने की बात हुई थी। इस एक साल में हालांकि कोरोना का काल ये रहा, लेकिन आपको नजर आया कहीं इसमें कितना % आपको दिखा, महिलाओं की भागीदारी मंडियों में नजर आई, या फिर ये सिर्फ एक बजट में घोषणा या बजट में एक तैयारी कहकर देखें ये सब कुछ होकर रह गया? शमशेर जी, जैसे पिछला बजट आया और उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले यूनियन बजट भी आया, तब भी हमने चर्चा की थी कि जो घोषणाएं थी वो घोषणा ही रही, चाहे वो वजह कोरोना रही हो या कुछ रही हो। आप अपने आसपास गांवों में से निकल कर जाते हैं, आप देख नहीं पाएंगे कि ऐसा कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हो या कोई इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हो जहां पे आपको चाहे विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट है, चाहे हमारे यूथ के लिए है। अभी डॉक्टर आर्य साहब ने बड़ा एक सही बताया कि ये जो 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है कि हमारे जो यूथ हाईली स्किल्ड हैं, अगर वो दूसरी स्टेट में जाना चाहें, अगर वो स्टेट भी ऐसा ही लॉ वहां ले आए जहां पे उनके वाजिब जॉब हैं, तो उन्हें वहां जॉब नहीं मिलेगी और यहाँ पे ऐसी जॉब है नहीं। और इसीलिए अगर मान लीजिए ये सही भी है, तो कम से कम अगर प्राइवेट जॉब देनी है तो क्रिएट रूरल जॉब, रूरल बीपीओस बनाए जाएं, रूरल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारे गांव से निकले पढ़े लिखे यूथ की ज्यादा है। अर्बन यूथ तो फिर भी हाथ पैर मार के किसी और शहर में या विदेशों में भी चला जाता है। अगर उनको फायदा देना है 75% लोकल यूथ को, तो उनके लिए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, वो गांव के बेस जो है प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करे, तब इसका कहीं ना कहीं दूरगामी फायदा तो हो सकता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी देख लीजिए, अभी जब से ये 3 फार्म एक्ट आए हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बेतहाशा पैसा खर्च किया है इन प्रमोटिंग द 3 एक्ट। इसी तरह स्टबल मैनेजमेंट पे भी, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्च किया जाता है। शमशेर जी, आप ऐसा मत कहना कि टेलीविजन को भी तो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, तो क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन फैक्ट ये है कि इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन्स पे लगाने की बजाय अगर उसके वर्किंग मॉडल्स गांव में या कम से कम ब्लॉक लेवल पे बने, जिसको देखकर प्रेरणा मिले, तो वो बोर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट या हर तरह के अखबार में एडवर्टाइजमेंट, जिसे पता नहीं कोई पढ़ता भी है या नहीं, उसका फायदा कम है। धरातल पर चीज बनाकर एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट दे कि ये देखिए आपके पड़ोस में चल रहा है, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, आप इसका अनुकरण कर सकते हैं। रूरल कोल्ड चेन्स को डेवलप करने की जरूरत है, वो जो फार्मर्स के लिए हो, कमर्शियल लोगों के लिए नहीं। उसके लिए सब्सिडाइज बिजली, शायद पिछले बजट में भी कुछ ऐसी बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कहीं मिली है। ₹2.75 प्रति यूनिट जो है उनको किसानों को छूट देने की बात हुई थी व्यावसायिक क्षेत्र में, जो व्यावसायिक तक किसी माध्यम में काम करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन उसका असर दिखा कहीं पर, ऐसा नजर आया कहीं आपको? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखा कि किसी फार्मर इनिशिएटिव ने ऐसा किया हो। हालांकि फार्मर के नाम पे कुछ बिजनेस हाउसेज ने जरूर इस तरह के फार्मर का नाम या ग्रो का नाम रख के कुछ कंपनीज शायद बनाई हैं, जिनका ढांचा तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन यदा कदा उनके साइन बोर्ड्स आपको दिख जाते हैं। इसी तरह जो एग्रीकल्चर में, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोक लुभावनी बातें सरकारें करें। सब्सिडी आप अच्छे से जानते हैं जो हमें मिलती है, वो भी हाफ ट्रुथ है, उससे भी द्वेष पैदा होता है। अर्बन लोग समझते हैं कि किसान को बहुत सब्सिडी मिल रही है, लेकिन जबकि उसमें एक्चुअल सब्सिडी पार्ट जो डिलीवर होता है वो बहुत छोटा है। पहले उसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है, फिर उसकी आंशिक सब्सिडी दी जाती है। किसान के लिए गुरजीत जी, बिजली, डीजल और इसके साथ साथ जो खेती के उपकरण है, खाद, बीज है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू होता है किसी भी किसान के लिए। आमदन को दोगुना करें तब करें, लेकिन खर्चे तो कम किए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं उसी बात पर आ रहा था कि अब 2022 में अगर आज से चलें तो एनुअली तो 9 महीने ही बाकी हैं। और अगर फाइनेंशियल ईयर गिने तो आप 1 साल लगा लीजिए। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे किसानों की आमदन एकदम से दुगना तो क्या, तो आंशिक रूप में भी बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और उल्टा उससे किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं और किसान अब कम से कम हर वर्ग को क्वेश्चन करने लगे हैं कि बताइए हमारे लिए कर क्या रहे हैं। ये भी सरकार के लिए संभालना एक चुनौती होगी।
अच्छा होगा कि सरकार इसको एक अकेला एक जगलरी की बजाय कुछ करके दिखाए। सिर्फ इस बातों से नहीं काम चलने वाला। फार्मर अब मंथन करने लगे हैं। पहले फार्मर आप कह सकते हैं भोला होता होगा कि वो जो सरकार ने बताया उसे मान लेता होगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कॉलेज लेवल पे, जैसे डॉक्टर आर्य साहब ने कहा, आईटीआई में भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्सेज होने चाहिए, जिसका सीधा सीधा यूथ को फायदा हो और वो अपनी किसानी के साथ साथ अपने ही गांव में कुछ ऐसा कर पाए जिससे उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम के साथ एक एडिशनल इनकम, चाहे वो कोई मोटर मैकेनिक हो सकता है या कोई वो, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये फार्म गेट पे लगने चाहिए। हमारे आसपास देखिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। फूड प्रोसेसिंग के लिए दूर दराज का फ्रूट वेजिटेबल दिल्ली एनसीआर में क्यों जाता है, जबकि उसने प्रोसेस होकर के पैक होकर के छोटा हो जाना है। व्हाई दैट इज नॉट मेड एट द फार्म गेट। बहुत सारी चीजें स्टबल मैनेजमेंट के लिए पिछले साल के बजट में था कि किसान के खेत से ही फसल अवशेष खरीदे जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं भी हुआ है। कम से कम जहाँ पे पैडी के बात हुई थी कि फसल अवशेष स्थल पर पराली खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये बात हुई थी पिछले बजट में कि वहीं पर केंद्र स्थापित होंगे ताकि किसानों को ये जलानी ना पड़े। इस तरह की बातें होती हैं, धरातल पर दिखी नहीं है। ठीक है गुरजीत जी, मैं एक बार धर्मपाल जी का रुख करना चाहूंगा। धर्मपाल जी, सरकार की बात करूंगा आपसे। गठबंधन सरकार है और ये देखा जाता है कि जो सरकारें गठबंधन में होती हैं उनमें कहीं ना कहीं जो समर्थन करने वाली पार्टी होती है वो अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश करती है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की साख पर भी एक सवाल है और वो कोशिश में है कि अपने घोषणा पत्र में जो बातें थी उनको स्वीकार करवा लिया जाए। आपको क्या प्रतीत हो रहा है इस बार जो गठबंधन सरकार है उसमें किसके वादों पर, किसकी बातों पर इस बजट में ज्यादा चीजें आपको नजर आ सकती हैं? देखिए, ये कयास लगाना जो है वो अभी इसे नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार दबाव में है और खास तौर पर किसान आंदोलन के चलते पूरी तरह से दबाव में है और दबाव में जो है वो जेजेपी पार्टी भी सबसे ज्यादा दबाव में है। किसानों का उन पर सबसे ज्यादा दबाव है और किसानों के नाम पर ही वो आई है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो है वो चौधरी देवीलाल के पुत्र है और चौधरी देवीलाल को जो है बड़ा किसान नेता माना जाता है या है भी, रहे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर दोहरा जिम्मेदारी बनती है और इस वक्त वो अपने घोषणा पत्र में दिए गए वादों को पूरा करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को स्वीकार करे। जैसे कि 75% युवाओं को इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो रिजर्वेशन देने की बात है, जो नियम बनाया है। हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा के युवा फैक्ट्रियों में काम करना ही नहीं चाहते हैं मैक्सिमम। दूसरी बात ये है कि जो काम करने के काबिल हैं वो भी अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हरियाणा में मिलती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जगह जाते हैं। तो रिजर्वेशन की कोई खास जरूरत नहीं थी, बल्कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये बना रखा था कि लोकल लेबर नहीं लेनी है, उस चीज को तोड़ने की जरूरत थी। अब वो इस रिजर्वेशन से अगर टूट जाती है तो निश्चित रूप से कुछ भला जो है हरियाणा के युवाओं का हो सकता है, क्योंकि लेकिन उसके अलावा जो चिंता जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि हरियाणा की लेबर काम करना नहीं चाहती है। हरियाणा का जो, और यही कहीं कांड नजर आता है। मैंने कई बार देखा है धर्मपाल जी की जो भी स्ट्राइक होती है वहां पर लीडरशिप होती है किसी भी कंपनी में काम करवाने वालों की, उसमें ज्यादा भागीदारी स्थानीय लोगों की ज्यादा होती है। शुक्रिया धर्मपाल जी, इस चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ। आर के आर्य जी आपका भी शुक्रिया। गुरजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत आभार इस खास चर्चा मेरे साथ बातचीत के लिए। बात हम कर रहे थे हरियाणा के बजट को लेकर कि इस बार मनोहर बजट से क्या हमें उम्मीदें हैं। तो जो बातें आज हुई वो एक तो जो हमारा स्किल है उसको डेवलप करने की जरूरत है, उसके लिए बजट आवंटित तो कर दिया जाता है लेकिन उस पर काम कितना होता है। जैसे कि आर के आर्य जी कह रहे थे कि सिर्फ ढांचा खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम हमारे प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में रोजगार देना चाहते हैं, निजी क्षेत्र में ज्यादा उनको काम मिले, तो उसके लिए हमें उन्हें उस लिहाज से तैयार भी करना पड़ेगा और उसके लिए हमें उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप ने कर रखा है उसको बेहतर करने की जरूरत है। किसानों के खर्चों में कटौती करना बेहद जरूरी है। जो किसान इस वक्त नाराजगी है किसानों को, उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर उनकी आमदनी किसी लिहाज से नहीं बढ़ रही तो खर्च उनके जरूर कम कर दिए जाएं
और राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है सरकार गठबंधन की। अब देखना होगा कि इस गठबंधन की सरकार में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो किसी पार्टी के मुद्दे ज्यादा उसमें शामिल होंगे, या फिर दोनों का ऐसा कोई कॉमन प्रोग्राम सामने आएगा जो प्रदेश के विकास को, रोजगार को नई दिशा देगा। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 12 तारीख तक। तब तक के लिए आप देखते हैं खबर फास्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।